Hi everyone, welcome back to the channel Legalese. My name is Aarti and I hope you all are doing well. So this is the lecture number 11 of BSA. इसमें हम आज 6 सेक्शन से डील करेंगे, जो है सेक्शन नंबर 27, जिसको वैसे तो 26 के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन 26 इतना वाइड सेक्शन है कि उसे हमने एक ही क्लास में कंप्लीट किया और 27 को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो कि है सेक्शन नंबर 28 से लेके 32 तक। तो ये सेक्शन से आज हम डील करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 27। सो सेक्शन नंबर 27 जो है वो हमें एक विटनेस की स्टेटमेंट, जो कि उसने फर्स्ट प्रोसीडिंग में कोई स्टेटमेंट दी है, उसे कब सेकंड या फिर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में भी रेलेवेंट माना जाएगा, उसके बारे में सेक्शन नंबर 27 हमें बताता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक प्रोसीडिंग हुई। इस प्रोसीडिंग में डब्ल्यू नाम का व्यक्ति, जो कि एक विटनेस है, उसने एक स्टेटमेंट दी जो यहाँ पे रेलेवेंट मानी गई। फिर उसके बाद दूसरी प्रोसीडिंग या फिर आप बोल सकते हो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में इस विटनेस की स्टेटमेंट को वापस से लेके आया गया। तो यहाँ पे जो विटनेस है ये क्या है, या तो इसकी डेथ हो गई है। 26 सेक्शन में जो हमने जो जो चीजें पढ़ी थी वही चीजें यहाँ पे, या तो उसकी डेथ हो गई है, या वो फाउंड नहीं कर पा रहे हैं उसे, या फिर वो इनकेपेबल हो गया है एविडेंस देने के लिए, या फिर केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense। ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे इस विटनेस की स्टेटमेंट यहाँ पे कब रेलेवेंट मानी जाएगी, जब विटनेस क्या है, इन 5 चीजों में से एक चीज हो रखी है विटनेस के साथ। तो इसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट सेकंड प्रोसीडिंग या सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में कब रेलेवेंट मानी जाएगी, वो हमें सेक्शन नंबर 27 बताता है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 27 की डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या बोला गया। इसमें बोला गया रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयरइन स्टेटेड। तो यहाँ पे एविडेंस है गिवन बाय अ विटनेस। यहाँ पे एक एविडेंस दिया गया विटनेस के द्वारा इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी ऑथराइज्ड बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट। एक एविडेंस दिया गया किसके द्वारा, विटनेस के द्वारा, किसमें, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या फिर बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट, इज रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स विच इट स्टेट्स इन अ सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग और इन लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये आ गई डायरेक्ट की लैंग्वेज। अब ये जो फर्स्ट पोर्शन है, ये जो फर्स्ट ये हमने 3 चीजें पढ़ी कि एविडेंस है, विटनेस ने दी है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने दी है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है एविडेंस लेने के लिए। तो ये हमने पहली चीज पढ़ ली। अब ये जो स्टेटमेंट एविडेंस ने यहाँ पे दी है, या फिर एविडेंस जो यहाँ पे विटनेस ने दिया है फर्स्ट प्रोसीडिंग में, तो वो रेलेवेंट माना जाएगा सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में भी, अगर वो विटनेस जो है वो इन 5 में से एक सिचुएशन उसके साथ हो रखी है। तो ये बताया गया है सेक्शन नंबर 27 में। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं। दिस रूल इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। प्रोविजन इस सेक्शन का, इसमें 3 चीजें बताई गई, या फिर एसेंशियल पॉइंट्स भी आप बोल सकते हो इन्हें। सेम पार्टीज होनी चाहिए, द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट। सेम पार्टीज होनी चाहिए, मतलब कि किसमें सेम पार्टीज होनी चाहिए, जो पहली प्रोसीडिंग है जिसमें विटनेस ने एविडेंस दिया है, या फिर कोई सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग है, या फिर लेटर स्टेज है उसी सेम प्रोसीडिंग की। तो इन केसेस में सेम पार्टीज होनी चाहिए, तो ही अंडर सेक्शन 27 उस एविडेंस को डील किया जाएगा या रेलेवेंट माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट है राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। तो यहाँ पे क्या है, अगर फर्स्ट प्रोसीडिंग में अगर विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दी है या एविडेंस दिया है, तो उस सिचुएशन में एडवर्स पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी या राइट होना चाहिए क्रॉस एग्जामिन करने का, तो ही सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में उसे रेलेवेंट माना जाएगा। मतलब फर्स्ट प्रोसीडिंग में एडवर्स पार्टी के पास राइट है उसे क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी है। ये यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट है सेम इशू। सेम इशू से रिलेटेड होनी चाहिए, तो ही वही उसकी द्वारा जो दी गई स्टेटमेंट या एविडेंस है फर्स्ट प्रोसीडिंग में, तभी वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में रेलेवेंट माना जाएगा। इसमें लिखा है द क्वेश्चन इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकेंड प्रोसीडिंग। सो 3 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। सेम पार्टीज हैं, राइट एंड अपॉर्चुनिटी है किसके पास, एडवर्स पार्टी के पास क्रॉस एग्जामिन करने की।
थर्ड पॉइंट है सेम इशू होना चाहिए। तो ये 3 असेंशियल पॉइंट्स है, या फिर ये 27 के प्रोविजो में भी दे रखा है, तो ये आप देख लेना अच्छे से। फिर आता है इफ इन अ केस अ विटनेस डाइज बिफोर हिज क्रॉस एग्जामिनेशन इज कंप्लीटेड देन इन दैट केस इट कैन नॉट कम अंडर सेक्शन 27। मान लीजिए विटनेस है, उसने फर्स्ट प्रोसीडिंग में अपनी कोई स्टेटमेंट दे दी है। अब क्या था, एडवर्स पार्टी को नेक्स्ट हियरिंग में उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं हो पाया। तो उसकी ट्रूथफुलनेस कैसे पता चलेगी, उसने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी ट्रूथफुलनेस कैसे पता चलेगी अगर क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है तो इसलिए अगर उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है और उसकी पहले ही डेथ हो गई है, तो उस केस में उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को इस सेक्शन के अंडर रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन करना यहाँ पे असेंशियल पॉइंट है प्रोवाइजो के सेकंड पॉइंट में। फिर आते हैं इफ देयर इज अ विटनेस हु हैज नॉट बीन क्रॉस एग्जामिन ड्यू टू ओमिशन ऑफ एडवर्स पार्टी देन इट इज एडमिसिबल। अगर मान लीजिए कि विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन करने की राइट जो है वो एडवर्स पार्टी के पास है और उनको अपॉर्चुनिटी भी दी गई, लेकिन एडवर्स पार्टी ने खुद अपनी मर्जी से क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, तो इस केस में उसके द्वारा दी गई, मतलब विटनेस के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को एडमिसिबल माना जाएगा अंडर सेक्शन 27, क्योंकि यहाँ पे विटनेस की तो गलती है ही नहीं, वो तो रेडी था कर लो क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन जो एडवर्स पार्टी थी उसने खुद ही नहीं की क्रॉस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे विटनेस की तो कोई गलती है ही नहीं, तो इसलिए इस केस में विटनेस के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को रेलेवेंट या एडमिसिबल माना जाएगा अंडर सेक्शन 27। थर्ड पॉइंट है व्हेन अ विटनेस इज नॉट प्रोड्यूस्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर एविडेंस शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर मान लीजिए कि विटनेस को बुलाया गया क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन विटनेस खुद प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है वहां पे कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो इस केस में उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई है, तो उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट क्या रेलेवेंट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 27। एक ये असेंशियल चीज ये है कि इफ विटनेस इज अलाइव और अवेलेबल, मतलब कि लास्ट स्लाइड में जो हमने 5 चीजें पढ़ी थी कि या तो उसकी डेथ हो जानी चाहिए, या फिर वो इनकेपेबल हो गया एविडेंस देने के लिए, या फिर उसे फाउंड नहीं किया जा रहा है, या एडवर्स पार्टी उसे रोक रही है एविडेंस देने के लिए, और एक चीज और है, तो ये सब चीजें क्या है, इन केसेस में ही सेक्शन 27 के अंडर आप रेलेवेंट मान सकते हो विटनेस के द्वारा दी गई एविडेंस को। अगर वो जिंदा है या अवेलेबल है कोर्ट में आने के लिए, तो फिर इन सब चीजों उस स्टेटमेंट को अंडर सेक्शन 27 रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। अगर मैं विटनेस हूँ, मैं कोर्ट में आ सकती हूँ सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, तो मैं खुद ही आऊंगी ना, मेरे द्वारा पहले किसी प्रोसीडिंग में दी गई स्टेटमेंट को यहाँ पे रेलेवेंट बताने की जरूरत नहीं है, अगर मैं खुद ही अवेलेबल हूँ कोर्ट में आने के लिए। तो ये असेंशियल चीज है, ये आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 27 हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इस टॉपिक से जो सेक्शंस डील करते हैं वो है सेक्शन नंबर 28 से लेके 32 तक, मतलब कि 5 सेक्शंस इससे डील करते हैं। तो इसे इजी थोड़ा समझने के लिए इजी वे में हम पहले थोड़ी सी चीज समझते हैं कि सेक्शन नंबर 28 में किस चीज को रेलेवेंट बताया गया है। अगर किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्रीज की गई हैं वो कब रेलेवेंट होंगी, या वो बताया गया है सेक्शन नंबर 28 में। फिर आता है सेक्शन नंबर 29 जिसमें बताया गया है कि अगर किसी पब्लिक रिकॉर्ड में कोई एंट्री की गई है वो कब रेलेवेंट होगी। फिर उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 30, इसमें बताया गया है कि अगर किसी मैप में, चार्ट में या प्लान में कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो कब रेलेवेंट होगी। फिर आता है सेक्शन नंबर 31, इसमें बोला गया कि एक्ट्स एंड नोटिफिकेशंस कब रेलेवेंट होंगे। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 32 जिसमें बताया गया कि लॉ बुक्स में जो कोई स्टेटमेंट लिखी गई है या फिर कोई लॉ बताया गया है तो वो कब रेलेवेंट होगा। तो 5 सेक्शन है। 28 में हमने देखा कि अगर किसी अकाउंट बुक में कोई एंट्री की गई है वो कब रेलेवेंट होगी। फिर सेक्शन नंबर 29 है जिसमें बोला गया कि अगर किसी पब्लिक रिकॉर्ड में कोई एंट्री की गई है वो कब रेलेवेंट होगी। फिर आता है सेक्शन नंबर 30 जिसमें बोला गया कि अगर किसी मैप में, चार्ट में या प्लान में कोई स्टेटमेंट दी गई है वो कब रेलेवेंट होगी। और सेक्शन नंबर 31 जो है वो हमें बताता है कि एक्ट्स या फिर नोटिफिकेशंस कब रेलेवेंट होते हैं, और सेक्शन नंबर 32 हमें बताता है कि लॉ बुक्स कब रेलेवेंट होती है। सो ये 5 सेक्शंस में इन 5 चीजों की बात की गई है। ये आपको अभी थोड़ा दिमाग में चार्ट बन गया होगा कि किस सेक्शन में किस चीज की बात की गई है। अब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे।
सेक्शन नंबर 28 में हमने क्या देखा था, किस चीज को रेलेवेंट बताया गया है। सेक्शन 28 में बताया गया है कि अगर किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्रीज की गई हैं तो वो कब रेलेवेंट होंगी। तो इसमें बोला गया है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर कोई एंट्रीज की गई हैं तो वो भी रेलेवेंट मानी जाएंगी। रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे रेगुलरली वर्ड को हाईलाइट कर लेना कि आपने उस बुक को, अकाउंट बुक को रेगुलरली आप मेंटेन कर रहे हो इन कोर्स ऑफ बिजनेस। तो रेगुलरली वर्ड याद रखना। whenever they refer to a matter into which the court has to inquire। किस मैटर से वो डील कर रहा है या रेफर कर रहा है, उस मैटर से जिसमें कोर्ट इंक्वायर कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। तो क्या ये एक अलोन एविडेंस बन सकता है या सोल बेसिस बन सकता है लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए? तो नहीं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्रीज दी गई हैं तो वो रेलेवेंट हो सकती हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है किसी पर्सन की लाइबिलिटी प्रूव करने के लिए। तो ये हमें फोर्थ पॉइंट बोला गया। इलिस्ट्रेशन देखते हैं। इलिस्ट्रेशन में बोला गया A sues B for 1000 rupees and shows entries in his account book showing B to be indebted to him. To this account the entries are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debt। तो यहाँ पे A ने B को सू किया कि B ने मुझसे 1000 रुपए लिए थे। तो A ने एंट्री भी दिखाई कि उसकी जो अकाउंट बुक में जो एंट्री उसने की थी वो उसने दिखाई, रेगुलरली केप्ट करता था जो वो अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो बुक उसने दिखाई अकाउंट बुक। तो उसमें वहां पे लिखा हुआ था कि हाँ उसने बी को 1000 रुपए दिए हैं। तो ये चीज यहाँ पे रेलेवेंट ली जा सकती है, लेकिन क्या रेलेवेंट मानी जा सकती है, वो एंट्री जो की है उसने अकाउंट बुक में वो रेलेवेंट मानी जा सकती है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए। तो ये आ गया सेक्शन नंबर 28। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 29। इसमें बोला गया है एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड। सो पब्लिक रिकॉर्ड में अगर कोई एंट्री की गई है तो वो कब रेलेवेंट मानी जाएगी। एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड और एन ई रिकॉर्ड। यहाँ पे भी ई रिकॉर्ड आया है। तो किस में एंट्री है? एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक। फिर आता है इट मस्ट बी एंट्री स्टैंडिंग अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ये किससे रिलेटेड होनी चाहिए? ये या तो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होनी चाहिए या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। इट शुड हैव बीन मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। कौन एंट्री कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ये चीज भी याद रखना, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में ही वो एंट्री कर रहा है, और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन वो एंट्री कर रहा है। तो दो लोगों की बात की जा रही है, कौन एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे? या तो पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन है जिसको लॉ ने अथॉरिटी दी है वो एंट्री करने के लिए। फिर आता है एविडेंशियरी वैल्यू क्या है इस रिकॉर्ड की। दे आर एडमिसिबल एज एन एविडेंस बिकॉज दे कैरी प्राइमा फेसी एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ देयर करेक्टनेस। तो ये एडमिसिबल हो सकते हैं एज एन एविडेंस क्योंकि ये क्या है, प्राइमा फेसी एविडेंशियरी वैल्यू होल्ड करते हैं उस चीज की करेक्टनेस की। क्यों? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, तो पब्लिक सर्वेंट अपने आप में ही कोई एंट्री कर रहा है तो उसे सही मानी जाएगी, मतलब करेक्ट मानी जाएगी। या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन कर रहा है तो वो प्राइमा फेसी एविडेंशियरी वैल्यू होल्ड करते हैं। तो ये आ गया इसका एविडेंशियरी वैल्यू। अब आता है सेक्शन नंबर 30। इसमें बोला गया कि अगर किसी मैप में, चार्ट में या प्लान्स में कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो कब हम रेलेवेंट मानेंगे। तो इसमें बोला गया स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स, इनमें से ही कोई होनी चाहिए स्टेटमेंट, इनसे ही रिलेटेड होनी चाहिए। As to matters usually represented or stated in such maps, charts and plans are themselves relevant facts made in published maps and charts generally offered for public sale। कैसे मैप्स या चार्ट्स होने चाहिए? पब्लिश्ड होने चाहिए और ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल होने चाहिए। या फिर ऐसे मैप्स और प्लान्स होने चाहिए मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। या तो वो पब्लिश्ड होने चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैप्स एंड चार्ट्स की बात की गई है फर्स्ट पॉइंट में, और सेकंड चीज में बात की गई है मैप्स एंड प्लान्स की।
सो मैप्स एंड चार्ट्स की अगर बात करें तो वो पब्लिश्ड होने चाहिए और ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल होने चाहिए। और अगर हम बात करें मैप्स और प्लान्स की तो वो मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट होने चाहिए, तो ही उन्हें रेलेवेंट माना जाएगा। तो ये आ गया सेक्शन नंबर 30। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 31। इसमें बोला गया था कि एक्ट्स और नोटिफिकेशंस को कब रेलेवेंट माना जाएगा। इसमें बोला गया स्टेटमेंट्स एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, किसके रिलेटेड होनी चाहिए स्टेटमेंट, फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर होना चाहिए, कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स एंड नोटिफिकेशंस। इसमें बोला गया व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट ऑफ अ पब्लिक नेचर। ये चीज आप ध्यान रखना कि पब्लिक नेचर के फैक्ट से रिलेटेड ही यहाँ पे बात की जा रही है। पब्लिक नेचर के पब्लिक नेचर का ही फैक्ट है वो। एनी स्टेटमेंट ऑफ इट कंटेन्ड इन एनी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अपियरिंग इन द रिस्पेक्टिव ऑफिशियल गैजेट। तो या तो एनी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट में होनी चाहिए वो स्टेटमेंट, या फिर किसी नोटिफिकेशन में होनी चाहिए जो कि किसी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नोटिफाई किया गया है, और इन एनी प्रिंटेड पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म purporting टू बी सच गैजेट। ये गैजेट की बात की गई है कि गैजेट किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बताया गया, या तो सेंट्रल एक्ट है, स्टेट एक्ट है, तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। दूसरी चीज बोलेगी वो नोटिफिकेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज किया है ऑफिशियल गैजेट में, जिसको पब्लिश किया गया है। तो ये दो चीजें बता दी। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो फैक्ट जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है वो पब्लिक नेचर का है, तो ये चीज आप ध्यान रखना है यहाँ पे। ये हो गया सेक्शन नंबर 31। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 32। इसमें हमने लॉ बुक्स के बारे में देखा था कि लॉ बुक्स कब रेलेवेंट होंगी। तो इसमें लिखा है स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ। स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होनी चाहिए, एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स। when the court has to form an opinion as to a law of any country, अगर कोर्ट को ओपिनियन क्रिएट करना है किससे रिलेटेड, किसी लॉ से रिलेटेड कोई ओपिनियन क्रिएट करना है, एनी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ कंटेन्ड इन अ बुक, तो कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी लॉ बुक में कंटेन कर रही है, purporting टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड होनी चाहिए। वो बुक क्या होनी चाहिए, प्रिंटेड और पब्लिश्ड होनी चाहिए, इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, under the authority of the government of such country to contain any such law and any report of ruling of the courts of such country। तो यहाँ पे सच लॉ की बात की जा रही है कि यहाँ पे एक तो लॉ बता दिया आपने, और यहाँ पे ये चीज जो बोली गई है ये केस लॉज की बात कर रही है यहाँ पे। तो लॉ बुक्स कब रेलेवेंट होंगी, या तो वो प्रिंटेड या पब्लिश्ड है। पहली चीज ये कि कोर्ट को जब कोई ओपिनियन क्रिएट करना है किससे रिलेटेड, कोई लॉ से रिलेटेड कोई ओपिनियन क्रिएट करना है, तो वो लॉ बुक्स को रेलेवेंट माना जाएगा। वो लॉ बुक्स कैसी होनी चाहिए, प्रिंटेड और पब्लिश्ड होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन वो किसके अंडर पब्लिश्ड हुई हैं, अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री के अंडर वो पब्लिश्ड की गई हैं, as such law and any report of ruling of that court। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात की गई है, या तो उस कंट्री के लॉ के बारे में या फिर उस लॉ पे बेस्ड जो रूलिंग्स आई हैं, मतलब कि केस लॉज, तो वो भी वहाँ पे रेलेवेंट माने जाएंगे। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 32। सो अभी तक हमने 6 सेक्शन इस सेक्शन में डील कर लिए हैं, जो कि है सेक्शन नंबर 27 से लेके सेक्शन नंबर 32 तक। सेक्शन नंबर 27 जो है वो उस विटनेस की स्टेटमेंट की बात कर रहा है जिसने कि किसी पहले प्रोसीडिंग में कोई स्टेटमेंट दी है, और अब उसकी स्टेटमेंट को सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में या फिर सेम प्रोसीडिंग की लेटर स्टेज पे कब रेलेवेंट माना जाएगा, वो हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 27 में। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 28 से लेके 32 तक, जो कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 28 में हमने पढ़ा कि अगर कोई अकाउंट बुक में कोई एंट्री की गई है तो वो कब रेलेवेंट होगी। फिर सेक्शन नंबर 29 में हमने पढ़ा कि पब्लिक रिकॉर्ड में कोई एंट्री की गई है वो कब रेलेवेंट होगी। फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 30 जिसमें कि कोई उस स्टेटमेंट की बात की गई है जो किसी मैप में, चार्ट में या प्लान में दी गई है, वो कब रेलेवेंट मानी जाएगी। फिर आता है सेक्शन नंबर 31 जिसमें बताया
कि एक्ट्स एंड नोटिफिकेशंस कब रेलेवेंट माने जाएंगे। तो इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि फैक्ट किससे रिलेटेड होना चाहिए, पब्लिक नेचर से रिलेटेड होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। फिर आता है सेक्शन नंबर 32 जिसमें बताया गया कि लॉ बुक्स को कब रेलेवेंट माना जाएगा। तो यहाँ तक हमने 6 सेक्शंस डील कर लिए हैं, सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 32 तक। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।